सेटिंग ऑन है ना, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी जो क्लास है क्लास नंबर 11 है और कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा इम्पीचमेंट प्रोसेस और राष्ट्रपति की पावर के बारे में। हालांकि काफ़ी सारे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे इम्पीचमेंट के ऊपर, तो आज हम वो क्लियर करेंगे सबसे पहले, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। देखिएगा, अगर हम बात करें इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में, तो कल मैंने आपको वो सारी जानकारी दी है जो एग्जामिनेशन में पूछी जानी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, तो हम सब जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा विस्तार से और बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में समझानी होती है। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछता है कि बताइए भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसको जो है समझाइए या उस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए, तो वहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन करनी होती हैं जो एग्ज़ाम में, जो हमें लिख करके उसको पूरा एग्जामिनर को दर्शाना होता है कि उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या तरीका है, उसमें कौन से लोग बैठेंगे, कौन लोग नहीं बैठेंगे, सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम बात करें एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एसएससी में केवल और केवल आपसे कुछ ही बातें पूछेगा, जैसे कि बताइए इम्पीचमेंट प्रोसेस किस आर्टिकल के द्वारा रखी गई है, तो इज नोन एज आर्टिकल 61। देन आपसे पूछ लेगा कि बताइए हमने महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली है, या फिर इसका सोर्स ऑफ यानी कि सोर्स ऑफ इम्पीचमेंट क्या होगा, तो इज नोन एज क्या होगा, यूएसए होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कारण क्या होगा इसका, तो इसका जो कारण होता है इम्पीचमेंट लाने का वो होता है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ लेगा कि इसमें बिल किस मेजोरिटी से पास कराया जाता है, तो वो है स्पेशल मेजोरिटी। पूछ लेगा कि यहाँ पे जो इस बिल को रखते हैं तो कौन से सदन में रखते हैं, तो वहाँ पे कोई एक फिक्स सदन नहीं होता है, क्योंकि आप किसी भी सदन में इसको रख सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो इस नोन एज पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, तो वो है महाभियोग। तो ये बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में, ठीक है। लेकिन आज हम थोड़ा सा और डिटेलिंग में चलेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर इसको एक बार दोबारा से एग्जाम्पल के साथ प्लीज़ जो है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हालांकि अगर मैं बात करूं स्वतंत्र भारत के बारे में, तो अभी तक भी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। यानी कि स्वतंत्र भारत में जितने भी भारत के राष्ट्रपति बने हैं उन पर किसी भी तरीके से कोई भी इम्पीचमेंट प्रोसेस लागू नहीं की गई है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स टाइम के बारे में, तो जो हमारे लॉर्ड हेस्टिंग थे उनके ऊपर एक बार ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है चलाई गई थी इम्पीचमेंट प्रोसेस, और अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर भी चली है। लेकिन स्वतंत्र भारत में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के रामनाथ सिंह कोविंद तक, किसी के ऊपर भी कोई भी इम्पीचमेंट प्रोसेस लागू नहीं हुआ। अब एक्चुअल में क्या तरीका होता है, एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिएगा, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूं, तो ये जो महाभियोग है, ये जो वर्ड है, ये महाभियोग वर्ड जो एक वाक्य है, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से इतना डिफाइन नहीं किया गया है। और साथ ही ये जो हमने लिखा है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण,
तो इस दायरे में क्या क्या चीजें आती हैं, यानी क्या काम करने से वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हालांकि वो भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिएगा हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं और हमें इसके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाना है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति लोकसभा में या राज्यसभा में जाकर के उस बिल को पेश करेगा, नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में, चूंकि हम किसी भी सदन में इसको रख सकते हैं, अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा में सबसे पहले जो बिल रखा जाएगा, उस बिल को रखने के लिए 1/4 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर, यानी कि कुल सदस्यों का 1/4 अगर सदस्य उस बिल पे सिग्नेचर कर देते हैं, तो ये माना जाता है कि हाँ, लोकसभा के जो 1/4 सदस्य हैं कुल सदस्यों का, उनको ये लगा कि राष्ट्रपति ने इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए एक तरीके से महाभियोग प्रक्रिया को चलाने के लिए अपने ऊपर वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया। मतलब कि लोकसभा में जब 1/4 जो मेंबर होंगे, 1/4 मेजॉरिटी से 1/4 जो मेंबर होंगे कुल सदस्यों का, यानी कि टोटल मेंबर का, ठीक है, यानी कि कुल सदस्यों का जब 1/4 मेंबर उस बिल पे सिग्नेचर कर देंगे, यानी कि 25%, ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर इस बिल पे सिग्नेचर कर देंगे तो यानी कि ये हो जाएगा कि भाई लोकसभा वालों को ये लगता है कि राष्ट्रपति ने वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, यानी कि संविधान का उल्लंघन किया, और उस बिल पे कम से कम 25% लोगों की सहमति चाहिए कि हाँ, राष्ट्रपति ने वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, संविधान का उल्लंघन किया। देन तब एक लेटर इशू होगा, एक नोटिस जारी होगा, और वो नोटिस जो जारी होगा वो होगा राष्ट्रपति के लिए, और वो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, एक लिखित रूप में होगा, जो आपको लगभग यानी कि अंडर 14 डेज, यानी कि विद इन 14 डेज की ड्यूरेशन में भेजना होता है। यानी कि राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसकी जो शुरुआत हुई वो मान लीजिएगा लोकसभा में हुई। कहां पे हुई? लोकसभा में। तो लोकसभा के मेंबर को ये लगता है कि भाई 1/4 मेंबरों को ये लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया, तो उन्होंने उस बेस पे जो है 1/4 मेंबरों ने सिग्नेचर किए और उस बिल को रखा। तो कहीं ना कहीं जो बिल इनिशिएट हो रहा है, जो उसकी पहल हो रही है, वो कहां पे हुई? लोकसभा में। अब लोकसभा का जो भी हेड ऑफ हाउस होगा, हेड ऑफ हाउस होगा, कौन होगा लोकसभा का हेड ऑफ हाउस? यानी कि स्पीकर। कौन होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति को एक लिखित नोटिस के रूप में भेजेगा कि आपके खिलाफ ये महाभियोग का बिल रखा गया है, जिसमें 25 सदस्यों ने सिग्नेचर करके सहमति दी है कि आपने महाभियोग, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वॉयलेशन किया है, यानी कि संविधान का अतिक्रमण किया है। तो आप अपना त्याग पत्र दें, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस चीज को प्रूफ कीजिए कि आपने ऐसा नहीं किया है। इस तरीके से कुछ एक फॉर्मेट बना होता है, ठीक है। अब वो फॉर्मेट कैसा होता है, किस पेपर का होता है, कितने बजे लिखा जाता है, तो वो तो एक तरीके से नेसेसरी क्वेश्चन है, वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते। अब जब ये इसको लेटर देगा तो ये लेटर 14 दिन के अंदर में, यानी कि विद इन 14 डेज, यानी कि विद इन 14 दिन के अंदर में राष्ट्रपति को ये लेटर मिलेगा, और उस लेटर में राष्ट्रपति को ये सूचना मिलेगी कि लोकसभा के 1/4 सदस्यों को ये लगता है कि मैंने वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, तो या तो मैं रिजाइन दे दूं, या अगर मैं रिजाइन नहीं देता हूं तो फिर मुझे अपना पक्ष रखना पड़ेगा और इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर ये प्रूफ हो जाता है, अगर मान लीजिएगा राष्ट्रपति खुद ही त्याग पत्र दे देते हैं, फिर तो ये प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने गलती की और वो गलती उसने की हो या ना की हो, उसको मैं कुछ एक टाइम ड्यूरेशन तो दूंगा, ठीक है, उसको मैं एक नोटिस जारी करूंगा कि अगर मेरा टेक्निकल का कोई बंदा कोई गलती कर देता है तो मैं उसको एकदम रिमूव नहीं कर सकता हूं। मैं उसको नोटिस दूंगा कि आपने ये गलती की, आप 10 दिन में अपना त्यागपत्र मुझे दें। अब अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो 10 दिन के अंदर अंदर मुझे अपनी गलती को बताएगा कि मैंने ये गलती नहीं की, उस चीज को प्रूफ करेगा। तो उसी प्रकार से ये नोटिस क्यों जारी होता है राष्ट्रपति को? ये राष्ट्रपति को नोटिस इसलिए जारी होता है जिससे राष्ट्रपति को सूचना मिले कि आपके खिलाफ लोकसभा के 1/4 सदस्य, कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य एक महाभियोग का विधेयक लेकर के आए हैं, बिल लेकर के आए हैं, और वो ये दावा करते हैं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो है क्या किया है, वॉयलेशन किया है। तो अब आप इस चीज को या तो प्रूफ कीजिए कि आपने वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया है, या फिर अपना त्यागपत्र दीजिए। और अगर राष्ट्रपति ऐसा करते हैं कि त्यागपत्र दे देते हैं तो ये इंपीचमेंट प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये प्रक्रिया आगे जारी होती है। अब आगे क्या होगा? तो जब वहां पे पहल हो गई, वहां पे सिग्नेचर हो गए, उसके बाद उसी सदन में अगर 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, यानी कि अगर कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों से ये बिल क्या हो जाए, लोकसभा में क्या हो जाए, पास हो जाए, तो क्या होगा? तो ये होगा फिर लोकसभा से जो कार्रवाई होनी थी वो कंप्लीट हो गई। बच्चे ये पास नहीं है, ये तो सिग्नेचर है ना, वो ध्यान नहीं रहा मेरे, यहाँ पे सिग्नेचर माना है ना, क्योंकि 1/4 मेजोरिटी से क्या होंगे, पहले सिग्नेचर होंगे, फिर वो एक नोटिस जाएगा राष्ट्रपति को 14 दिन के ड्यूरेशन में, और वो एक लिखित नोटिस होगा और उसमें कहा जाएगा कि आप अपना इस्तीफा दें, या फिर आपके ऊपर जो वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये आरोप लगाया गया है इसको खारिज कीजिए, इसको बताइए कि क्या ये सही है या क्या गलत है, इसमें वो चीज हमें रखिए। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो बिल होगा, ये बिल अगर 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है, टोटल यानी कुल सदस्यों का ध्यान रखेंगे, ये कुल सदस्य है, कुल सदस्य। लोकसभा में कितने टाइप के मेंबर होते हैं? लोकसभा में मेंबर होते हैं 2 टाइप के, पहला इलेक्ट मेंबर, दूसरा नॉमिनेट मेंबर। ध्यान से सुनिएगा, एक लड़की ने भी मुझसे आज सुबह मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा कि टोटल मेंबर का मतलब क्या होगा। टोटल मेंबर का मतलब होगा कि वहां पे इलेक्ट मेंबर भी होंगे और वहां पे नॉमिनेट मेंबर भी होंगे। और लोकसभा में हम सब जानते हैं कि 2 नॉमिनेट मेंबर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो 2 एंग्लो इंडियन भी भाग नहीं लेते, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में 2 एंग्लो इंडियन जो हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं, वो भाग नहीं लेते। लेकिन अगर हम बात करें इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में, तो वहां पे वो जो 2 एंग्लो इंडियन होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जिन लोगों ने वोटिंग की वो तो होंगे ही होंगे इम्पीचमेंट में, लेकिन जिन लोगों ने वोटिंग नहीं की वो भी शामिल होंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, यानी संसद के दोनों सदन के बारे में, तो संसद के जो दोनों सदन हैं उसके जो भी नामांकित मेंबर होते हैं, जो भी नॉमिनेट मेंबर होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। याद रखिएगा इस बारे में। लेकिन जो हमारी राज्य की विधानसभा है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और दिल्ली और पुदुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जो विधानसभा है, उनके सदस्य राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट प्रोसेस में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्होंने
राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था, यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट प्रोसेस में केवल लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन स्टेट का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से हो चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली से हो, कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा। यानी चूंकि बात देखो, आप खुद भी देखिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, टोटल मेंबर, और टोटल मेंबर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट मेंबर भी होंगे और प्लस नॉमिनेट मेंबर भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो यानी कि इन टोटल सदस्यों का 2/3 बहुमत से क्या होगा, बिल पास होगा। ठीक है, अब उसमें तो क्या होगा, जाहिर सी बात है नॉमिनेट मेंबर भी आ जाएंगे, और नॉमिनेट मेंबर कितने होंगे, 2। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्या राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट प्रोसेस में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी कि जो नामांकित सदस्य होते हैं, जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, क्या वो इम्पीचमेंट प्रोसेस में भाग ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, यस बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन जो राज्य की विधानसभाएं हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो या फिर दिल्ली और पुदुचेरी, यानी कि जो ये दोनों यूटी है, यूटी की जो विधानसभाएं होंगी उनका कोई भी मेंबर, चाहे वो इलेक्ट हो या फिर नॉमिनेट हो, वो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेगा। केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के जो नॉमिनेट मेंबर होंगे वो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अब इतना काम होने के बाद ये जो बिल होगा वो कहां जाएगा, ये बिल जाएगा कहां पे, राज्यसभा में। अब जब ये बिल राज्यसभा में जाएगा तो ये राज्यसभा जो होगी वो क्या बनेगी, एक इन्वेस्टिगेशन हाउस बनेगा, और ये इस बात की जांच पड़ताल करेगा कि ये जो लोकसभा से बिल पास होकर के आया है, कि वहां के लोग ये मानते हैं कि राष्ट्रपति ने वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, क्या ये बात कितनी सही है या कितनी गलत है। इस बात को लेकर के वहां पे इन्वेस्टिगेशन होगी राज्यसभा में, और वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बनाई जाती है जिसमें जो उसका हेड होगा वो सीजीआई होगा, और साथ ही वहां पे कुछ अन्य जजेस भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन करेगा राज्यसभा, तो डेफिनेटली राष्ट्रपति जो है वो अपना पक्ष भी रखेंगे। तो चाहे तो राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं या फिर वो अपना प्रतिनिधि भेजेंगे जिसका नाम है इस नोन एज अटॉर्नी ऑफ जनरल, यानी कि भारत के जो हमारे महान्यायवादी होंगे उनको वो अपना पक्ष रखने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए पक्ष रखा जाएगा कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, और अगर राज्यसभा वालों को लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का अतिक्रमण नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि अतिक्रमण नहीं हुआ संविधान का, तो ये प्रक्रिया यहीं रोक दी जाएगी। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है और उसमें राष्ट्रपति के ऊपर ये जो आरोप है वो सिद्ध हो जाता है राज्यसभा में भी, तो देन वहां पे भी वोटिंग होती है, और वहां पे भी 2/3 मेजोरिटी से अगर बिल क्या हो जाए, पास हो जाए, तो देन राष्ट्रपति को हटा या जा सकता है, यानी कि फिर उसको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मोटी मोटी सी बात समझे कि अगर हम किसी भी सदन में रख रहे हैं बिल, तो वहां पे सबसे पहले हमें 1/4 सदस्यों के द्वारा बिल पे सिग्नेचर करा रहे होंगे। यानी कि हम किसी भी सदन में अगर विधेयक रख रहे हैं, महाभियोग का विधेयक रख रहे हैं, तो वहां पे 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि 1/4 लोगों की सहमति होनी चाहिए, तब जाकर के वो बिल वहां पे उस सदन में इनिशिएट होगा। फिर राष्ट्रपति को एक नोटिस जारी होगा और उसमें ये सब चीजें लिखी होंगी कि इस सदन में इतने सदस्यों ने आपके लिए बिल पे सिग्नेचर किए हैं, उनको ये लगता है कि आपने वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, और आपको सूचना दी जाती है कि आप 14 दिन के अंतराल पे अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कीजिए या फिर अपना पक्ष रखिए। तो देन ऐसी कंडीशन में जब 1/4 सदस्यों ने सिग्नेचर कर दिए तो जाहिर सी बात है वो बिल पास भी हो जाएगा। तो उस ही सदन में वो बिल पास कराया जाता है 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि टोटल मेंबर की, यानी कुल सदस्यों की। ठीक है, और
कुल सदस्यों का जब 2/3 मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है तो देन लोकसभा की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। फिर इस बिल को वो ट्रांसफर करते हैं राज्यसभा में, और राज्यसभा एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाता है, यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन हाउस कहलाता है, और वो इस बात की जांच करता है कि क्या वाकई में ही राष्ट्रपति ने वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है। फिर इसको जांच करने के बाद अगर वो ये पाता है कि हाँ ये बात सही है, तो फिर वहां पे भी ये बिल पास होगा 2/3 मेजोरिटी से। अगर वहां पे बिल पास हो जाता है तो कहने का मतलब ये होगा आपका राष्ट्रपति हट जाएंगे, और राष्ट्रपति जो अपना प्रतिनिधि भेजते हैं वो अटॉर्नी ऑफ जनरल भेजते हैं। एग्जामिनेशन में खैर इतना डीप नहीं पूछने वाला कभी भी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी को और थोड़ा सा डीप पढ़ाया जाए तो फिर मुझे इसको सिविल सर्विस के पैटर्न पे बदलना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक टाइम ड्यूरेशन होगा वो बढ़ जाएगा, और आपकी क्लासेस भी मुझे बढ़ानी पड़ जाएंगी, और आपका टाइम ड्यूरेशन जो होगा 2 महीने का वो भी आपका लगभग 6 से 7 महीने हो सकता है, क्योंकि वहां पे हर चीजों को एक डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। लेकिन हम उतना ही पॉलिटी को पढ़ेंगे जितना हमारे एसएससी सीजीएल तक लेकर के चलेंगे, पीसीएस तक लेकर के चलेंगे, और जो कि छोटे मोटे एग्जाम है वो तो क्रैक होंगे ही, ठीक है। तो आप इतना परेशान ना होइए। दूसरी बात, एमएलसी जो होंगे वो राष्ट्रपति के इंपीचमेंट प्रोसेस में नहीं बैठेंगे। मैं वन लाइनर के रूप में आपको बताता चलूंगा। अगर जो नॉमिनेट मेंबर हैं, जो आपके मनोनीत सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन ये लोग राष्ट्रपति के किस में भाग लेते हैं, इंपीचमेंट प्रोसेस में भाग लेते हैं। लेकिन ये जो मनोनीत सदस्य होंगे वो लोकसभा और राज्यसभा के होंगे, और इंपीचमेंट प्रोसेस में जितनी भी हमारी राज्यों की विधानसभाएं हैं या फिर दिल्ली एंड पुदुचेरी की विधानसभाएं हैं, उनका कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अर्थात जो एमएलए होगा और या फिर एमएलसी होगा वो कोई भी इंपीचमेंट प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेगा। हाँ, ये लोग वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग एमएलसी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एमएलसी तो ना तो इंपीचमेंट में होगा ना फिर वो इलेक्शन में होगा। केवल और केवल एमएलए होता है इलेक्शन में, लेकिन वो इंपीचमेंट में नहीं होगा। लेकिन अगर लोकसभा के बारे में बात करें तो वहां के जो नॉमिनेट मेंबर होंगे वो हो सकते हैं इंपीचमेंट में, लेकिन वो इलेक्शन में नहीं होते। तो कहने का मतलब प्रोसीजर ये होगा कि जिन्होंने वोटिंग की एमपी ऑफ लोकसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा, वो भी इलेक्ट, वो तो होंगे इलेक्शन में और इंपीचमेंट में भी होंगे। लेकिन जो बात करें नॉमिनेट मेंबर जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो केवल और केवल इंपीचमेंट प्रोसेस में होंगे, वो इलेक्शन प्रोसेस में नहीं होते, ठीक है। और एमएलसी तो चाहे इंपीचमेंट हो चाहे वो इलेक्शन हो, यानी कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो तो किसी भी मोमेंट में नहीं होंगे, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे वो आपका इंपीचमेंट हो, ठीक है। और एमएलसी होंगे, एमएलसी केवल और केवल सॉरी एमएलए जो होंगे केवल और केवल किस में होंगे, वो केवल और केवल आपके इलेक्शन में होंगे, वो रिमूवल में नहीं होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, और अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप डाउट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। कॉपी कर लीजिए इसको, अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिएगा। देखिएगा, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि कल आपको क्लास शायद लेट पहुंची होगी, है ना। अभी मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। देखो अभी जो टाइम हो रहा है, क्या चाहिए, अगर हम टाइमिंग के बारे में बात करें तो अब जो फिलहाल टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:15। चूंकि आपकी जो क्लास होगी वो 1 आवर की होगी, तो लगभग हम जो है 4 बजे तक, 4 सवा 4 बजे तक काम करेंगे, आपकी क्लास को अटेंड करेंगे। उसके बाद ये जो प्रोसीजर होता है एडिटिंग का प्रोसीजर और अपलोडिंग का प्रोसीजर, उसमें काफ़ी समय लग जाता है, और अगर नेट स्लो हो जाए तो वहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आप परेशान ना होइए। अगर बाय द वे कभी ऐसा होता है कि
हमने क्लास डाल दिया लेकिन वो अपलोड थोड़ी लेट हो रही है तो वो आपको अगले दिन मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी क्लास बंक होगी, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं किसके बारे में, पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में एक बात का ध्यान रखेंगे कि जिन बच्चों को अगर बोर्ड का लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है, हालांकि मैं खुद भी स्क्रीन पे देख पा रहा हूं सामने कि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो मैं साथ साथ बोलता भी जा रहा हूं, आप सुन के भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां होती हैं। अब वो शक्तियां क्या होती है हमने कल डिस्कशन किया था, जिसमें सबसे पहली शक्ति होगी एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यपालिका शक्ति। तो पहली पावर होगी आपकी एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरी होगी लेजिस्लेटिव पावर, तीसरी होगी जुडिशरी पावर, चौथी होगी फाइनेंशियल पावर, पांचवी होगी डिप्लोमेटिक पावर, छठी होगी मिलिट्री पावर, और नेक्स्ट एंड लास्ट इमरजेंसी पावर। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति के बारे में तो हम सब जानते हैं इसकी 7 टाइप की जो है पावर्स होती है, जिसमें पहली होगी आपकी एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरी होगी लेजिस्लेटिव पावर, तीसरी होगी जुडिशरी पावर, चौथी होगी फाइनेंशियल पावर, पांचवी होगी डिप्लोमेटिक पावर, छठी होगी मिलिट्री पावर, और देन लास्ट इमरजेंसी पावर। यानी कि कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, कूटनीतिज्ञ शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में, चाहे वो आपके यूपी के गवर्नर हो, चाहे वो आपके बिहार के गवर्नर हो, गवर्नर के पास भी ये 4 टाइप की पावर होती है। इज नोन एज एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर और फाइनेंशियल पावर। और ये पावर जो होती है वो आपके गवर्नर के पास भी होती है, यानी कि राज्यपाल के पास भी होती है। तो यहां पे हम गवर्नर की पावर को साथ साथ लेकर के चलेंगे, जिससे कि हम एक कंपैरिजन क्रिएट कर सकें कि गवर्नर और राष्ट्रपति की पावर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटी होती है। तो सिमिलैरिटी की बात करें तो ये 4 पावर ऐसी होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर और फाइनेंशियल पावर। ये ऐसी 4 सिमिलर जो है पावर्स होती हैं जो गवर्नर के पास भी होती हैं और प्रेसिडेंट के पास भी होती है। लेकिन ये जो 3 पावर होती हैं लास्ट की, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी, वो केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए इनमें से गवर्नर की पावर कौन सी नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और नीचे का एक वैल्यू उठा के दे देगा, जैसे कि ऑप्शन होंगे जुडिशरी पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर या फिर इमरजेंसी पावर। तो आंसर होगा इमरजेंसी पावर, क्योंकि इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति के पास होती है, केवल और केवल राष्ट्रपति के पास, गवर्नर के पास नहीं होती। ठीक है, और वैसे भी इनके ऊपर क्या क्वेश्चन बनेंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे ही क्लास में, तो मैं अपनी लैंग्वेज में नहीं बोलूंगा, सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर्स। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हम 2015 से लेकर के 2020 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं पॉलिटी के सेक्शन में वो सभी डिस्कशन करेंगे। बिकॉज अगर हम 2003 का क्वेश्चन करेंगे डिस्कस तो वहां पे काफी बार पैटर्न बदला है, ट्रेंड बदला है, लैंग्वेजेस बदली हैं, लेकिन उनको भी एक बार देख लेंगे। लेकिन ज्यादा फोकस हम 2015 से 2020 यानी कि 5 साल के पेपर्स पे करेंगे। ठीक है,
तो हेडिंग डालेंगे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। इसको हटा करके ना ये लगा देना, ठीक है, लगाओ पोस्टर लगाओ। देखिएगा एक जरूरी महत्वपूर्ण सूचना आप सभी बच्चों के लिए कि आज जैसे ट्यूसडे है और कल वेडनेसडे है, तो आप सभी बच्चों के लिए लगभग जो बच्चे वंचित रह गए थे पॉलिटी के सेक्शन से, काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर पॉलिटी का दोबारा से बैच लेकर के आइए। हालांकि मुझे पॉलिटी स्पेशल 7 भी लाना था, लेकिन पॉलिटी स्पेशल 6 ही आ पाया, जिसके सामने जो आप पोस्टर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये जो बैचेस है इसकी जो फीस है, पहले फीस पे बात करते हैं। इसकी जो फीस है वो 5999 यानी कि 6000 रुपये फीस है इसकी पूरे बैच की। और ये जो बैच है वो स्पेशल फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी कि यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आपका स्टेट पीसीएस, चाहे वो आपका आरएएस हो, चाहे वो आपका उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार पीसीएस के भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन हो गया है, शायद फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं, तो सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यूपी का पेपर, यूपी पीसीएस का पेपर 4 अक्टूबर में है। तो जितने भी जो बच्चे एक नॉमिनल, क्योंकि अगर मैं बात करना चाहूँगा पॉलिटी के सेक्शन में, तो हम सब जानते हैं कि ये पॉलिटी का जो सेक्शन है वो हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जीएस के पेपर 2 में आता है। और हम सब जानते हैं कि अगर हम इसकी तैयारी करते हैं एज ए मुखर्जी नगर में, तो वहाँ पे एक कॉस्टली प्राइस होता है और इस चीज़ की जो फीस होती है वो लगभग 25 से लेकर के 26,000 तक होती है, जिसमें आपको वो रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सब कुछ वहाँ पे ही स्टे करना पड़ेगा। और ये जो कोर्स होगा ये कंप्लीट कोर्स होगा, इसमें आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसी के साथ आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटी, एंड इसमें जितने भी हमारे जो रूल ऑफ लॉ और जितने भी हमारी एक गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो सभी कवर कराए जाएंगे। साथ ही पीडीएफ नोट्स और पीडीएफ एमसीक्यूज मिलेंगे, साथ ही आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। तो इसलिए इसकी फीस ज़्यादा है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस बैच में ISPCS के लिए, वो इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। तो कहाँ 25,000 रुपये और कहाँ मात्र 6,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं कितनी नॉमिनल फीस है। अगर आप कंपेयर करें मुखर्जी नगर से, तो अगर आप इसको 2 से 3 बार भी परचेज करते हैं तो समझ लीजिएगा तब भी वो फीस उसके इक्वल नहीं होगी। और रही बात एसएससी वालों के लिए, तो एसएससी वालों के लिए ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन के लिए सीटें खुली हुई हैं। आप पॉलिटी स्पेशल 5 में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें केवल और केवल 11 क्लासेस हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई हैं क्लासेस, फिर भी आप एडमिशन ले लीजिएगा। बाकी पॉलिटी स्पेशल 6 में वही बच्चे अलॉटमेंट होंगे जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। और अगर कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो ढेरों सारी डिटेलिंग पूछना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, कि राष्ट्रपति क्या खाता है नाश्ते में सुबह को, है ना, वो कौन सी चप्पल पहनता है, वो कौन सा ट्रैक सूट पहनता है, वो कैसे नहाता है, कैसे काम करता है, वो सब बातें भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पॉलिटी स्पेशल 6 में, ठीक है, क्योंकि वो एक सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है जिसमें भरपूर मात्रा में डिटेलिंग होती है। ठीक है, चलिए भाई हटा दो पोस्टर। चलिए भाई अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। तो हेडिंग होगी एग्जीक्यूटिव पावर। हाँ जी, हाँ प्रमोशन करना पड़ता है। क्लियर हो रही है बात? एग्जीक्यूटिव पावर, अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, तो इसमें राष्ट्रपति 2 काम करता है, जिसमें पहला होगा आपका अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल या रिमूव। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति इसमें नियुक्ति करेगा व हटाना। ठीक है, और दूसरा काम करेगा फॉर्मेशन ऑफ
जेशन यानी कि संस्थाओं का गठन। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति इस एग्जीक्यूटिव पावर के जरिए दो काम करता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें पहला होगा आपका अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। राष्ट्रपति कुछ पॉलिटिकल पद के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट भी करेगा और यहाँ पे साथ ही उसको रिमूव भी करेगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो व्यक्ति अपॉइंट किया जा रहा है वो ही व्यक्ति भी रिमूव किया जाएगा। लेकिन वहां पे कंडीशन क्या होगी रिमूवल की, वो हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे। और साथ ही फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति काफी सारी संस्थाओं का गठन करता है और वो संस्थाएं कौन कौन सी होंगी वो सभी संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आगे चल के जब हम ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे एक एक ऑर्गेनाइजेशन को डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसका क्या काम होता है, ये संविधान के किस आर्टिकल में है, वो सभी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट एंड रिमूव, यानी कि राष्ट्रपति किस किस को रिमूव करता है और किस किस को अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव पावर के जरिए। ठीक है, अपनी कार्यपालिका की शक्ति के द्वारा भारत का राष्ट्रपति किस किस को अपॉइंट करता है और किस किस को रिमूव करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे राष्ट्रपति करता है सबसे पहले अपॉइंट एंड रिमूव पीएम को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को। अगर हम बात करें भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो इसको अपॉइंट एंड रिमूव कौन करेगा, इसको अपॉइंट एंड रिमूव कौन करेगा, तो हम सब जानते हैं इसको अपॉइंट एंड रिमूव करेगा बाय प्रेसिडेंट। कौन करेगा, बाय प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। अब मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग की खुराफात चल चुकी होंगी, क्योंकि वे एक प्रश्न जरूर पूछेंगे कि सर जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो जनता के द्वारा चुन के आते हैं, तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति को कैसे अपॉइंट किया जा सकता है। आप गलत बता रहे हैं, दिस इज ए फेक इंफॉर्मेशन। लेकिन काइंड योर इंफॉर्मेशन, आपको बता दिया जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है और उनके द्वारा ही इसको हटाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, इस चीज को हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जब हम इसको अपॉइंट एंड रिमूव पढ़ लेंगे पूरा, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि पीएम को हटाया जाता है, ये अपॉइंट होकर के आता है, ये जनता के द्वारा चुन के आ रहा है, क्या मसला है इसका, वो हम आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप केवल इतना समझिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको जो चुना गया है वो जनता के द्वारा तो चुना गया है, लेकिन जो उनको अपॉइंटमेंट मिला वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मिला। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और अगर हम बात करें रिमूवल के बारे में तो रिमूव भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर डिबेट हम बाद में करेंगे, मुझे पता है काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं इस पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो होंगे आपके वो होंगे ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें संघ सरकार के सभी मंत्रियों के बारे में तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे जितने भी मंत्री होंगे संघ सरकार में, चाहे वो आपका एक कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका एक स्टेट मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हो, ये तीन टाइप के जो भी आपके मिनिस्टर होंगे, इन सब की जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी, वो होगी बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे किसकी सलाह से अपॉइंटमेंट होगा, तो अपॉइंटमेंट जो होगा वो होगा एडवाइस ऑफ पीएम, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी सलाह पर इनको क्या किया जाएगा,
अपॉइंट किया जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें रिमूव के बारे में, तो बल्कि इसको ऐसा लिख लेते हैं कि ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट एंड रिमूव बाय किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और यहां पे सलाह किसकी लगेगी? एडवाइस ऑफ पीएम, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ साथ जितने भी हमारे संघ के मंत्री होंगे, यानी कि केंद्र सरकार के मंत्री होंगे, यानी कि संघ सरकार के मंत्री होंगे, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और रिमूवल भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लेकिन वहां पे जो एडवाइस होगी वो पीएम की होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी प्रतिनिधि जो आते हैं जनता के द्वारा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रोसेस से। हाँ, एक चीज और, एक लड़की का आज एक लड़की ने बोला कि सर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आपने नहीं पढ़ाया है, तो प्लीज ऐसी हरकत ना करें। आप अपनी क्लास को केयरफुली देखिए, ठीक है, क्योंकि आप क्लास अगर नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है। ऐसा कोई भी टॉपिक मैं यहाँ पे स्किप नहीं करूंगा और कोई भी चीज मैं आगे लेकर के नहीं चलूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने जो है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, उसकी परसों कमेंट थी, तो उसको मैंने फिर समझाया। तो आप क्लास को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी आपको बता दिया है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी बताया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम भी मैंने आपको बताया है, सभी चीजें मैंने आपको बताई है। बस फर्क है आपका केवल और केवल नजरिए का और कमेंट करने का। अननेसेसरी कमेंट करनी है बस आपको, कहीं ना से मौका मिल जाए, और अननेसेसरी बकवास वाले क्वेश्चन पूछते हैं आप। आपका एक भी क्वेश्चन मेरे पास ऑथेंटिक्स नहीं आता है। आप ऐसे बच्चों वाले सवाल पूछते हो कि मुझे आपको देख करके लगता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे होंगे घर पे, ठीक है। तो प्लीज ऐसी कमेंट ना कीजिए। जब आपके पास पूरा प्रूफ हो कि ये काम नहीं हुआ है, तभी आप उस चीज को आगे फॉलो कीजिए। तो अगर हम बात करें सभी मंत्रियों के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि जितने भी मंत्री होंगे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हो, यानी कि चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे वो आपका स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, सभी मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी। हटाए भी राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा, लेकिन किसकी सलाह पे? पीएम की सलाह पे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी प्रतिनिधि होते हैं जो लोकसभा में आते हैं चुन करके डायरेक्ट भारत की जनता के द्वारा, तो वे जितने भी सदस्य होते हैं वो एक सांसद के रूप में आते हैं और उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है पीएम के द्वारा कि इन सांसदों में से कौन कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, और उस लिस्ट को केवल और केवल पीएम तैयार करते हैं। फिर उस लिस्ट के आधार पे जितने भी नाम लिखते हैं मतलब जो प्रधानमंत्री है कि ये व्यक्ति पीएम बनेगा, तो उसकी लिस्ट राष्ट्रपति जी को सौंप दी जाती है और राष्ट्रपति ही इन सभी को अपॉइंट करते हैं मंत्री पद के लिए। लेकिन जो ये नाम का सिलेक्शन है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? पीएम के पास, क्योंकि पीएम के पास ये अधिकार होते हैं कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, कौन मंत्री व्यक्ति नहीं बनेगा। ये सब अधिकार पीएम के पास होते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता पीएम। अपॉइंटमेंट केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और अगर मान लीजिएगा पीएम किसी व्यक्ति को मंत्री पद से हटाना चाहते हैं, तो उनके पास खुद भी इतनी पावर नहीं होती कि वो उसको उस पद से निष्कासित कर सके। तो वो इसकी सूचना, इसकी सलाह राष्ट्रपति को देंगे, देन तब राष्ट्रपति पीएम की सलाह पे उस मंत्री को उसके पद से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बारे में, तो जितने भी हमारे गवर्नर होते हैं, यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर
ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि जो हमारे राज्यों के राज्यपाल होंगे, चाहे वो आपके बिहार के राज्यपाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो, चाहे वो राजस्थान के राज्यपाल हो, किसी भी राज्य के राज्यपाल हो, इन सब की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो एडवाइस होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट को जो अपॉइंट करेगा एंड जो रिमूव करेगा वो एक ही व्यक्ति करेगा। कौन? बाय प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पे? एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अपॉइंटमेंट एंड रिमूव राष्ट्रपति के द्वारा होता है, चूंकि ये पार्ट ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है, लेकिन फिर भी हम एज ए नॉलेज के रूप में समझ लेते हैं कि जो हमारे राज्यों के जो गवर्नर होते हैं वो एक सेंट्रल का ही व्यक्ति होता है, जिससे कि जो सेंट्रल की जो पकड़ है वो एक स्टेट पे भी बन सके, यानी कि कहीं ना कहीं जो राज्य का प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल के द्वारा चलाया जाता है। हालांकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पकड़ रखने के लिए अपने ही द्वारा व्यक्ति को, चुने गए व्यक्ति को सेंट्रल स्टेट में अपॉइंट करती है, जो कौन होता है? गवर्नर होता है। और गवर्नर के अंडर में कौन काम करता है? सीएम काम करता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर कहीं ना कहीं अगर केंद्र राज्यों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है तो वो गवर्नर के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि जो गवर्नर जो है वो सेंट्रल का व्यक्ति होता है। ठीक है, हालांकि अगर चाहे तो गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी अपॉइंट किया जा सकता था, लेकिन नहीं, ये एक सेंट्रल का व्यक्ति होता है। और जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनको अपॉइंट या रिमूव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और किसकी सलाह पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे। ठीक है, अब अपॉइंट कैसे किया जाता है? क्या इसके लिए कोई मेजोरिटी होगी? क्या इसके लिए कोई वोटिंग होगी? नॉट एट ऑल। एग्जामिनेशन में इतनी बात नहीं पूछता, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी ये बातें नहीं पूछने वाला, क्योंकि हमें पता है और एग्जामिनर को भी पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अभी तक, अब जैसे हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, तो हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? हालांकि प्रोसीजर पता है, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जैसे अब हम बात करें इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर अपनाया गया था, लेकिन ब्रिटिशर्स टाइम में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन स्वतंत्र भारत में ये प्रोसीजर चलेगा कैसे, ये काम कैसे करेगा, अभी तक अप्लाई नहीं किया गया है, बिकॉज अभी तक स्वतंत्र भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं लगाया गया। तो इस बारे में विशेष ध्यान रखेंगे। तो जो चीज इंप्लीमेंट नहीं की गई है उस चीज के बारे में, उनके तथ्यों के बारे में जानकारी होना थोड़ा सा टिपिकल होता है। और साथ ही ये भी याद रखेंगे कि हमारे देश में एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि वित्तीय संकट के आधार पे लगाई जाती है, वो भी हमारे देश में कभी नहीं लगी, और कोशिश कीजिएगा कि वो ना लगे। ठीक है, चलिए, तो कुछ बातें पॉलिटी के सेक्शन में ऐसी होती हैं जिनको बता पाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, और एग्जामिनेशन में सब चीजें ऑथेंटिक होगी। ठीक है, तो जितने भी हमारे गवर्नर हैं उनको अपॉइंट एंड रिमूव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब हम बात करें यूनियन टेरिटरी के बारे में। यूनियन टेरिटरी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी में जो इनका हेड होता है वो कौन होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं यूनियन टेरिटरी हमारी इस टाइम 9 है। ठीक है, 2 नई यूटी बनी है, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी, सॉरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी के बारे में तो इसका भी एक हेड होता है। कौन होता है? हेड होता है, और उस हेड को हम डिफरेंट यूटी में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे कि कहीं कहीं हम इनको उपराज्यपाल बोलते हैं, कहीं कहीं हम इनको प्रशासक भी बोलते हैं, कहीं कहीं हम इनको मुख्य आयुक्त भी बोलते हैं। जैसे हम बात करें चंडीगढ़ के बारे में, तो चंडीगढ़ में
जो चंडीगढ़ का जो गवर्नर होगा उसको हम राज्यपाल नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, मुख्य आयुक्त बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में या फिर पदुचेरी के बारे में, तो दिल्ली एंड पदुचेरी में हम इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, यानी कि उपराज्यपाल बोलते हैं। अगर हम बात करें दादर एंड नागर हवेली के बारे में, तो वहां पे इसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि प्रशासक बोला जाता है, ठीक है। तो इन सबकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हालांकि टाइम भी नहीं बचा है, ठीक है, तो हम इसको कल डिस्कशन करते हैं। एक दो दिन का थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर आपकी जो क्लास है, हालांकि क्लास तो पूरी 1 घंटे की हो रही है, लेकिन धीरे धीरे से मैं आपका वो टाइमिंग बढ़ा दूंगा और थोड़ी सी स्पीड लेकर के चलूंगा, क्योंकि एक्चुअली मैं सारी चीज़ें इतनी डीप इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पॉलिटी आप एक बार पढ़े दोबारा ना पढ़े। चूंकि बहुत से मैंने बच्चे देखे हैं कि चस्का लगा हो तो उनको एक एक चीज़ को 10-10 बार पढ़ना, ठीक है। तो आप 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन 10 बार कोचिंग मत कीजिए। आप एक ही चीज़ को थोड़ा सा समय लगा के पढ़िए, समय लगाइए, पैसा लगाइए, लेकिन एक बार अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर करते चलें, जिससे कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े और आप दोबारा केवल और केवल प्रैक्टिस करें और सिलेक्शन लें, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे पता है मैं ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें करा दूंगा तो डेफिनेटली डाउट्स बनेंगे। तो हालांकि बच्चों के 2-3 लड़के और 1-2 लड़कों के ही डाउट बनते हैं अभी, तो बाकी तो सब बढ़िया पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि साथों साथ पढ़ते रहिए और एक एक वीडियो को लगभग 2 से 3 बार देखिए। ऐसे जैसे मूवी देखते हैं आप, ऐसे भी अगर ईयरफोन लगा के भी सुनेंगे तो चीज़ें आपके याद होती चली जाएंगी, तो ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू वेरी, हाँ नहीं नहीं नहीं, बस बंद कर दो, बंद कर दो। चलिए भाई, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 12 वेडनेसडे। ओके बाय, सी यू।